हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज के क्लास में देखेंगे सोर्सेस ऑफ स्टोन्स। इसके बारे में ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है स्टोन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स। मतलब ये है कि बिल्डिंग में जो उपयोग होने वाले स्टोन्स होते हैं वो सीधे हमें तो पृथ्वी से मिलते नहीं, है ना। तो पहले क्या करना पड़ता है कि पहले बड़े बड़े रॉक्स को क्वेरी से निकाला जाता है, फिर उन्हें काट करके और ड्रेसिंग करके उसको उपयोगी जैसा स्टोन्स बनाया जाता है। तो हम स्टोन्स को कहाँ से पाते हैं? रॉक से पाते हैं। फिर रॉक क्या है भाई? तो रॉक जो है वो नेचुरल मास ऑफ द अर्थ क्रस्ट है। मतलब ये है कि रॉक पृथ्वी के जो सबसे ऊपर वाली परत जो है जिसको अर्थ क्रस्ट कहते हैं उसका प्राकृतिक ठोस रूप है, नेचुरल मास है, मतलब, है ना। तो ये प्राकृतिक रूप से बनती है, मनुष्य के द्वारा ये नहीं बनती है। फिर है रॉक का नो डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड नो डेफिनेट शेप। मतलब अधिकांश जो रॉक्स होती हैं वो कई तरह के मिनरल से मिल करके बनी होती हैं, इसलिए उनका केमिकल कंपोजिशन कोई निश्चित नहीं होता है और यही कारण है कि उनका शेप भी निश्चित नहीं होता। उदाहरण के लिए मान लो दो ग्रेनाइट के रॉक्स हैं, है ना। तो किसी में क्या है कि क्वार्ट्ज है, फेल्सपर है, माइका भी है, लेकिन हो सकता है वो दोनों तरह के ग्रेनाइट वाले रॉक्स में अलग अलग मात्रा में ये सब पाई जाती हों। कौन क्या क्या पाई जाती हों? जैसे इसके मिनरल्स होते हैं ग्रेनाइट में, क्वार्ट्ज है, माइका है, फेल्सपर है, तो ये अलग अलग जो मिनरल्स हैं वो दोनों में अलग अलग मात्रा में पाई जा सकती हैं। क्लियर है? तो इसलिए बोला है कि रॉक नो डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड नो डेफिनेट शेप। अब बात करते हैं आगे। यहाँ पर बोला है कि दो टाइप के यहाँ पर रॉक्स होते हैं। एक है मोनोमिनरलिक रॉक। मोनोमिनरलिक रॉक मतलब मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी कि एक, और मिनरलिक मतलब समझ रहे हो, मिनरल वाली बात। तो यहाँ बोला है डेफिनेशन में इसका क्या बोला है कि कंटेन्स ओनली वन मिनरल। मतलब जिस रॉक में केवल एक ही मिनरल हो उसको उसको हम लोग क्या कह देते हैं? मोनोमिनरलिक रॉक। इसलिए उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो लगभग उसी एक मिनरल पर निर्भर करती है जो उसमें पाई जाती है। फिर है क्वार्ट्ज सैंड, जिसका एग्जांपल यह है क्वार्ट्ज, मतलब तीन तरह के यहाँ पर बताया गया है। क्वार्ट्ज सैंड जिसमें क्वार्ट्ज मिनरल है, प्योर जिप्सम जिसमें जिप्सम मिनरल है, मैग्नेसाइट जिसमें मैग्नेसाइट मिनरल है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि क्वार्ट्ज सैंड लगभग पूरी तरह से क्वार्ट्ज मिनरल से बनी होती है, इसलिए ये मोनोमिनरलिक रॉक का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है क्वार्ट्ज। ठीक है, क्वार्ट्ज सैंड मतलब रॉक का भी नाम वही है जो उसमें सिंगल टाइप के जो उसमें मिनरल पाई गई है। फिर प्योर जिप्सम की बात करें तो यदि रॉक में केवल प्योर मिनरल से बनी है, प्योर जिप्सम मिनरल से बनी है, उसमें अन्य मिनरल नहीं है, तो वो क्या है? मोनोमिनरलिक रॉक कहलाएगी। फिर मैग्नेसाइट की बात करें तो मोनोमिनरलिक रॉक जो है इसमें भी मुख्य रूप से मैग्नेसाइट मिनरल से बनी होती है, इसलिए इसको भी हम क्या कह देते हैं? मोनोमिनरलिक रॉक। ठीक है, मोनो मतलब सिंगल। फिर आगे इसी तरीके से है पॉलीमिनरलिक रॉक। डेफिनेशन में है कंटेन्स टू और मोर मिनरल्स। मतलब है कि जिस रॉक में दो या दो से अधिक मिनरल्स हों उसको हम पॉलीमिनरलिक रॉक कहते हैं, और पृथ्वी के जो अधिकांश रॉक्स होती हैं वो इसी प्रकार की होती हैं। किस प्रकार की? पॉलीमिनरलिक रॉक। एग्जाम्पल में दिया है यहाँ पर ग्रेनाइट और बेसल्ट। देख लो यहाँ अलग अलग पाया गया है, क्वार्ट्ज है, फेल्सपर है, माइका है, तीन मिनरल से मिल करके बना है ग्रेनाइट, है ना। फिर यहाँ पर बेसल्ट की बात करें तो प्लेजियोक्लेस, फेल्सपर और पैरोक्सिन प्लस माइनस ओलिविन। तो यहाँ है कि बेसल्ट में मुख्य रूप से प्लेजियोक्लेस जो फेल्सपर है वो पाया जाता है और पैरोक्सिन भी होता है। ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है कि कई बार ओलिविन भी मिल जाता है इसमें, इसलिए यहाँ पर लिखा गया प्लस माइनस ओलिविन, मतलब पाया भी जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता है। तो जिसमें दो या दो से अधिक मिनरल पाए जाते हैं उसको हम पॉलीमिनरलिक रॉक कह देते हैं। बात करते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि फिर मिनरल क्या है ना। व्हाट इज़ मिनरल? मिनरल क्या है भाई? तो यहाँ पर दिया है मिनरल जो है वो नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। मतलब ये हुआ कि मिनरल एक प्राकृतिक यानी कि नेचुरल अकरिंग और इनऑर्गेनिक पदार्थ है। ठीक है, ये जो प्रकृति में स्वयं बनता है, मतलब जीवित प्राणियों द्वारा ये नहीं बनाया जाता। फिर मिनरल क्या है? मिनरल के बारे में दिया है डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड डेफिनेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और रॉक के बारे में दिया था कि इसका कोई डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन और शेप नहीं होता, लेकिन मिनरल की बात करें तो इसमें डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है और डेफिनेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी होता है। क्लियर है? तो उदाहरण के लिए अगर आप देखोगे तो क्वार्ट्ज है तो इसका केमिकल कंपोजिशन जो है वो फिक्स है, यानी कि SiO2 जो होता है जिसका फार्मूला। फिर कैल्साइट है तो उसका
फिक्स केमिकल फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। फिर बात करते हैं मिनरल्स कंबाइंड टू फॉर्म रॉक्स। यहाँ पर बोल रहा है कि जैसे ईंटें मिल करके दीवार बनती है उसी प्रकार से कई मिनरल्स मिल करके रॉक बनाते हैं, इसलिए मिनरल जो है वो रॉक का बिल्डिंग ब्लॉक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कई बार अगर आपसे पूछ दे कि बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रॉक्स, तो आप कह सकते हो कि वो क्या है, मिनरल को कहते हैं। फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स। यहाँ पर दिया है गवर्न बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट मिनरल्स। क्या मतलब है इसका कि किसी रॉक की जो स्ट्रेंथ है, हार्डनेस है ना, कलर है, ड्यूरेबिलिटी है, तो ये सब जो है वो उसके अंदर जो मौजूद जो मिनरल्स होते हैं उस पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट में क्वार्ट्ज है, तो क्वार्ट्ज होने के कारण वो मजबूत होती है, जबकि जिप्सम जो है वो रॉक से मतलब ग्रेनाइट की बात करें तो उससे अपेक्षाकृत काफ़ी सॉफ्ट होती है ना। तो ये बात अब समझ गए। तो किसके वजह से, क्योंकि उसमें जिप्सम मिली हुई है। फिर आगे बात करते हैं यहाँ पर ये तो आप बस रिवीजन के लिए ये कि मिनरल जो है वो इंग्रेडिएंट है किसका, रॉक का इंग्रेडिएंट है, और रॉक जो है वो मिक्सचर ऑफ मिनरल्स है। स्टोन जो है वो इसी रॉक से काट करके हमें मिलता है। ठीक है, यूजेबल पीसेस में जब उसको कन्वर्ट कर देते हैं तब उसको हम स्टोन्स कह देते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं आगे कि रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स क्या है, इसका मतलब रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। यहाँ दिया है रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स यहाँ दिया है मिनरल्स दैट फॉर्म द मेजर पार्ट बल्क ऑफ रॉक्स। कहने का मतलब है कि पृथ्वी जो है वो सैकड़ों मिनरल पाए जाते हैं पृथ्वी पर, लेकिन सभी रॉक्स बनाने में एक जैसे मतलब रोल नहीं निभाते हैं। तो जो मिनरल्स, यहाँ पर ध्यान देना, जो मिनरल्स जो है वो किसी रॉक का मेन पार्ट को बनाते हैं, उसके बल्क को बनाता है, उन्हें ही हम रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स कहेंगे। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट की अगर बात करें तो उसमें क्वार्ट्ज है, फेल्सपर है और माइका है, तो यही तीनों से क्या बनी होती है, ग्रेनाइट बनी होती है। तो इन तीनों को ही हम क्या कहेंगे, रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स ऑफ ग्रेनाइट कह देंगे, है ना। तो चीज़ों को आप समझ रहे हो, मतलब बहुत सारे उसमें मिनरल्स है, लेकिन जो मुख्य मिनरल है बस उसी को ही हम क्या कहेंगे, रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स कहेंगे। आगे जरा बढ़ते हैं। यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया है कि इग्नियस रॉक्स कंटेन मेनी मिनरल्स बट ओनली अ फ्यू आर द प्रिंसिपल रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स, है ना, रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। यहाँ पर है कि इग्नियस रॉक्स में कई प्रकार के मिनरल्स मिल सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ मिनरल्स जैसे कि फेल्सपर है, क्वार्ट्ज है, माइका है ना, फिर यहाँ ऑजाइट देखेंगे, क्लोराइड देखेंगे, हॉर्नब्लेंड देखेंगे, ओलिविन देखेंगे, तो इसकी ही मात्रा अधिक होते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कह देते हैं, प्रिंसिपल रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स कह देंगे। क्लियर है। तो इग्नियस रॉक की बात यहाँ पर कह रहे हैं। अब हम एक एक करके सारे मिनरल्स के विषय में देखते जाते हैं कि क्या कह रहा है। यहाँ है कि ऑजाइट, है ना, ऑजाइट के बारे में ध्यान रखना कि एक मिनरल है, यहाँ पर जितने सारे देखेंगे ये सब मिनरल्स के नाम हैं। तो यहाँ दिया है कि ऑजाइट जो है ये रिजेंबल्स करता है किससे, हॉर्नब्लेंड से। मतलब है कि ऑजाइट और हॉर्नब्लेंड दोनों ही एक डार्क कलर का मिनरल्स होता है, इस मतलब दिखने में बिल्कुल ही एक जैसे लगते हैं दोनों, और इसी कारण शुरुआती में जियोलॉजिस्ट लोग जो है कई बार क्या होता है को भ्रमित हो जाते हैं, है ना, कि ऑजाइट है या फिर हॉर्नब्लेंड है। लेकिन हॉर्नब्लेंड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो लंबे होते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखना, जबकि जो ऑजाइट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो आकार में कई बार छोटे होते हैं और थोड़े से मोटे होते हैं। तो यही छोटे छोटे चीज़ से वो पहचाने जाते हैं, लेकिन ये शुरुआती दौर में दिखने में कैसे दिखते हैं, हॉर्नब्लेंड्स के जैसे दिखते हैं। हॉर्नब्लेंड्स भी आपका क्या है, ये भी आपका एक तरीके का मिनरल है जिसे ऑजाइट है। ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पर फॉर्म्स ऑक्टागोनल क्रिस्टल। अच्छा, हॉर्नब्लेंड की अगर बात करें, जैसे यहाँ पर ऑजाइट के बारे में दिया है कि ये ऑक्टागोनल होता है, लेकिन हॉर्नब्लेंड आपका हेक्सागोनल होता है। ठीक है, तो ये भी एक पहचानने का इसका तरीका है। तो यहाँ दिया है क्या कि ऑजाइट जो है फॉर्म्स ऑक्टागोनल क्रिस्टल्स, मतलब ऑजाइट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो 8 किनारों वाला दिखाई देता है ना, ऑक्टागोनल अपीयरेंस होता है उसका, इसलिए इसको ऑक्टा मतलब 8 है ना, गोनल मतलब उसके साइड, तो 8 किनारों वाला आपको दिखाई देगा, और यही इसकी पहचानने की सबसे अच्छी फीचर है। क्लियर है। तो फॉर्म्स ऑक्टागोनल क्रिस्टल ध्यान रखोगे, एग्जाम में पूछ भी लेता है, बताओ निम्नलिखित में से कौन हॉर्नब्लेंड की तरह दिखता है, तो ऑजाइट होगा। फिर है कि ये जो है इसमें कितने साइड्स होते हैं, मतलब इसके क्रिस्टल के, तो ऑक्टागोनल होता है ये। फिर बात करते हैं चेंजेस टू क्लोराइड बाय हाइड्रेशन। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है,
ये जो दिया है कि जब ऑक्साइड लंबे समय तक वाटर के संपर्क में रहता है तो उसमें क्या होता है, हाइड्रेशन होता है ना। हाइड्रेशन किसको कहते हैं, जो वाटर के संपर्क में आने से जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको हाइड्रेशन कह देते हैं। तो इससे क्या होता है कि उसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो बदल जाती है, और वो धीरे धीरे जो ऑक्साइड है वो पानी के संपर्क में आने के बाद जब उसकी वेदरिंग हो जाती है तो कई बार क्या होता है उसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और वो क्लोराइड में चेंज होता है। तो क्लोराइड आपका जो है ये अलग तरीके का क्या होता है, एक अलग तरीके का मिनरल होता है। तो इसीलिए क्लोराइड को हम कई बार क्या कह देते हैं कि ये जो क्लोराइड है ना ये वेदरिंग प्रोडक्ट है, और ये वेदरिंग किससे, ऑक्साइड से आता है। ठीक है, क्लोराइड के बारे में और भी देखेंगे, यहाँ पर दिया है। और क्लोराइड ऐसा सिर्फ नहीं है कि ऑक्साइड के वेदरिंग से बना है, और भी होता है, बायोटाइट होता है, हॉर्नब्लेंड होता है, तो उससे भी ये बनता है। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट, तो आ ही गया आपका क्लोराइड। यहाँ पर है कि ग्रीन कलर्ड मिनरल है ये, ग्रीन कलर मिनरल है, मतलब क्लोराइड का सबसे आसान जो पहचानने का चिन्ह है, वो जो तरीका है वो ये है कि इसका कलर जो है वो ग्रीन होता है। और ये मुख्य रूप से उसमें जो आयरन होता है और मैग्नीशियम होता है उसके ही कारण ये ग्रीन कलर होता है, खास करके मैग्नीशियम की वजह से। ठीक है, आयरन और मैग्नीशियम वैसे दोनों होते हैं क्लोराइड में, लेकिन ध्यान रखना ग्रीन कलर जो होता है वो आयरन और मैग्नीशियम के प्रेजेंस के कारण होता है। फिर दिया है कि क्लोराइड बनता कैसे भाई, तो अभी अभी देखे थे कि ऑक्साइड जो है वेदरिंग के कारण ये और हाइड्रेशन के कारण क्या होता है, क्लोराइड में चेंज हो जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ दिया है कि फॉर्म्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड, बायोटाइट एंड हॉर्नब्लेंड। इस चीज़ को ध्यान रखोगे, मतलब क्लोराइड जो है वो सामान्यतः मैग्मा से सीधे नहीं बनते। अभी हम किसके मिनरल को देख रहे हैं, इग्नियस को, तो सारे इग्नियस किससे बनते हैं, सारे इग्नियस आपके बनते हैं मैग्मा से, है ना। लेकिन ये जो क्लोराइड होता है ये सीधे तौर पर हमें मतलब मैग्मा से ये नहीं बनता, तो ये बनता किससे है, ऑक्साइड हो गया जैसे, है ना, यहाँ पर ऑक्साइड है, फिर है बायोटाइट है, फिर है हॉर्नब्लेंड है। तो ये सारे मिनरल्स के वेदरिंग से बनता है, ये वेदरिंग यानी उसका डिकम्पोजिशन से बनता है। इसीलिए यदि किसी रॉक में क्लोराइड बहुत अधिक मात्रा में मिले तो समझ लेना कि वो रॉक जो है वो काफ़ी समय तक वेदरिंग के प्रभाव में रही होगी। ठीक है, तो ये बात आप बिल्कुल समझ गए कि क्लोराइड जो है ये सीधे मैग्मा से नहीं बनती, ये बनती है किसके डिकम्पोजिशन से, ऑक्साइड, बायोटाइट और हॉर्नब्लेंड से। और ऑक्साइड और हॉर्नब्लेंड के बारे में क्या देखें कि ये दोनों ऑलमोस्ट सेम जैसा दिखाई देता है। ठीक है, और ऑक्साइड में ध्यान रखना, अभी देखें ऑक्टागोनल इसका अपीयरेंस होता है इसके क्रिस्टल्स का, और हॉर्नब्लेंड का क्या होता है, इसका हेक्सागोनल होता है, मतलब 6 साइड्स वाला इसका क्रिस्टल दिखाई देता है। ठीक है, अब बात करते हैं फेल्सपर क्या है भाई, तो फेल्सपर के बारे में ज़रा देख लेते हैं। यहाँ दिया कि मोस्ट अबंडेंट रॉक फॉर्मिंग मिनरल, तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि बताओ पृथ्वी पर मोस्ट अबंडेंट रॉक फॉर्मिंग मिनरल कौन है, तो वो होता है फेल्सपर। और फेल्सपर जो है वो पृथ्वी के क्रस्ट का सबसे अधिक पाया जाने वाला मिनरल तो होता ही है, और यही कारण है कि मैक्सिमम जो इग्नियस रॉक्स है जैसे ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, डोलेराइट है ना, तो इसमें फेल्सपर किसी न किसी रूप में अवश्य ही मिलता है। फिर मेन टाइप जो इसका होता है फेल्सपर का, जो मेन टाइप होता है, असल में फेल्सपर ना अकेला कोई मिनरल नहीं होता, इस मतलब इसके अलग अलग ग्रुप होते हैं, और यहीं दिया है यहाँ पर इसका जो मेन टाइप है वो ऑर्थोक्लेज है और प्लाजियोक्लेज है। तो यहाँ जो है ना फेल्सपर एक अकेला मिनरल नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है, मिनरल का ग्रुप होता है, और इसमें मुख्य रूप से 2 मेंबर्स हैं। कौन कौन से ग्रुप है भाई इसमें, तो है ऑर्थोक्लेज और यहाँ पर है प्लाजियोक्लेज। ठीक है, और जो ऑर्थोक्लेज होता है मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, ऑर्थोक्लेज जो होता है ये पोटेशियम का फेल्सपर होता है, कुछ समझ पा रहे हो, पोटेशियम फेल्सपर है ये। और ये जो प्लाजियोक्लेज है ये आपका सोडियम और कैल्शियम दोनों का फेल्सपर है। मेरे शब्दों पर ध्यान देना, फेल्सपर कोई अकेला मिनरल नहीं है, एक ग्रुप ऑफ मिनरल्स होता है। और ये जो ऑर्थोक्लेज होता है इसमें पोटेशियम का फेल्सपर होता है, और प्लाजियोक्लेज जो है ये आपका सोडियम और कैल्शियम दोनों का फेल्सपर है, इस चीज़ को ध्यान रखोगे। ठीक, अब आगे भी देखेंगे इसके बारे में, ऑर्थोक्लेज और प्लाजियोक्लेज के बारे में। यहाँ देखो ऑर्थोक्लेज आपका आ ही गया है, यहाँ दिया है कि ये वाइट, ग्रे, पिंक इतने सारे कलर में पाया जाता है, स्ट्रेट क्लीवेज होता है इसका, और टेबुलर क्रिस्टल होता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखने की कोशिश करो कि ऑर्थोक्लेज के बारे में ये कह रहा है कि ऑर्थोक्लेज का रंग जो होता है वो सामान्यतः क्या होता है, ग्रे होता है, वाइट होता है ना, पिंक होता है। और जो ग्रेनाइट का पिंक कलर है ना, कई बार आपको आपके घर में जैसे इन जनरल जो देखा जाता है हमारे घरों में वो ब्लैक कलर का आपको ग्रेनाइट दिखने को मिलेगा, है ना, जैसे हमारे किचन में ग्रेनाइट खास करके लगाते हैं। तो ग्रेनाइट का जो पिंक कलर भी होता है ना वो अक्सर इसी कारण से होता है ना। तो किस कारण से
मतलब अलग अलग कलर का होता है, इसी कारण से, मतलब ऑर्थोक्लेज के कारण से, ऑर्थोक्लेज उसमें प्रेजेंट है, इसलिए कई बार वो, मतलब आप समझ जाओगे कि जहाँ भी पिंक आपको दिखाई दिया समझ जाओगे अच्छा भाई इसमें कौन सा फेल्सपर होगा, तो इसमें जो फेल्सपर होगा वो आपका पिंक कलर का, मतलब ऑर्थोक्लेज वाला ग्रुप का इसमें फेल्सपर होगा, इसलिए पिंक दिखाई दे रहा है। तो पिंक वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर यहाँ पर बोला है कि स्ट्रेट क्लीवेज है। स्ट्रेट क्लीवेज कहने का मतलब है कि ये जो है वो सीधे सतह पर नहीं टूट, मतलब मैं बता रहा हूँ, मान लो कि इस तरीके से, मान लो इस तरीके से इसका है, मतलब कुछ कुछ लेयर्स हैं इसमें मान लो, हालांकि हर जगह लेयर नहीं होता, लेकिन क्लीवेज कहने का मतलब है कि दो लेयर जो आपस में हम अलग करते हैं ना, उस प्लेन को हम कई बार क्लीवेज कह देते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट क्लीवेज होता है इसमें, इस चीज़ को ध्यान रखोगे, मतलब सीधी सतह के साथ ये टूटता है, ठीक है, जिग जग ऐसे तिरछा नहीं टूटता है कहीं, ठीक है, सीधे सीधे टूटता है। और इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो टेबल जैसे दिखाई देते हैं, टेबुलर कहने का मतलब मान लो ऐसे ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है, सारे क्रिस्टल 4 पैर वाले आपको मतलब नज़र आएंगे अगर 3D में उसको देखोगे तो। फिर आगे क्या दिया है, वेदरिंग ऑफ फेल्सपर गिव्स रॉक्स अ क्लाउडी अपीयरेंस। अब हम फेल्सपर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या दिया है कि फेल्सपर जो होता है वो जैसे क्वार्ट्ज की तुलना अगर करें तो क्वार्ट्ज की तुलना में बहुत जल्दी वेदर होता है, क्वार्ट्ज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना। तो वेदरिंग के दौरान क्या होता है कि ये धीरे धीरे क्ले मिनरल में बदलने लगता है, कौन, आपका फेल्सपर वाला। फिर क्या होता है कि इससे जो रॉक की चमक होती है वो कम हो जाती है, और इसी वजह से वो क्लॉडी अपीयरेंस देती है। क्लॉडी अपीयरेंस कहने का मतलब है कि वो धुंधली दिखाई देती है, क्लियर। तो इसीलिए पुरानी जो ग्रेनाइट है उसका जो धुंधला दिखाई देना होता है वो फेल्सपर की वेदरिंग के कारण होता है, इसलिए यहाँ पर दिया वेदरिंग ऑफ फेल्सपर गिव्स रॉक या क्लाउडी अपीयरेंस। फिर आगे ज़रा बात करते हैं, यहाँ पर दिया है हॉर्नब्लेंड के बारे में। हॉर्नब्लेंड के बारे में ज़रा देखते हैं, बोला है कि ये हेवी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल होता है। मतलब हॉर्नब्लेंड एक हेवी, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल मिनरल है, और यही कारण है कि जिन रॉक्स में हॉर्नब्लेंड अधिक होती है वो सामान्यतः कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग ही होगी भाई, है ना। फिर आगे दिया है डार्क ग्रीन टू ब्लैक और ग्लासी लस्टर होता है इसका। तो हॉर्नब्लेंड में आयरन और मैग्नीशियम अधिक होते हैं, और इसी की वजह से इसका कलर जो होता है वो डार्क ग्रीन से ब्लैक होता है, इस चीज़ को ध्यान रखोगे। फिर है ग्लासी लस्टर, मतलब इसकी सतह पर जो है वो कांच जैसी चमक दिखाई देती है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है ग्लासी लस्टर। लस्टर का मतलब चमक और ग्लासी का मतलब बिल्कुल स्मूथ, है ना, कांच जैसे, ग्लास जैसा। फिर दिया है फॉर्म्स 6 साइडेड, पहले भी मैं बता चुका हूँ, है ना, कि एलोंगेटेड हेक्सागोनल क्रिस्टल्स होते हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मतलब है इसका कि हॉर्नब्लेंड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो इन जनरल लंबे होते हैं और हेक्सागोनल होते हैं। एलोंगेटेड का मतलब लंबे लंबे होते हैं, ठीक है, इस तरीके से लंबे लंबे होंगे, तो लंबे होते हैं और 6 किनारों वाले होते हैं, मतलब ये ऑक्टागोनल नहीं होता, ये हेक्सागोनल होता है। तो यही विशेषता जो है ये इसको ऑजाइट से अलग करती है, क्योंकि ऑजाइट में हम देख चुके हैं कि क्या उसमें ऑक्टागोनल होता है, ठीक। तो हॉर्नब्लेंड में हेक्सागोनल होता है, ध्यान रखोगे। फिर यह चेंजेस टू क्लोराइड ऑन वेदरिंग। अब यहाँ पर क्या दिया है कि लंबे समय तक वेदरिंग होने पर हॉर्नब्लेंड की जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो बदल जाती है, और ये धीरे धीरे क्लोराइड में चेंज हो जाती है। पहले भी देख चुके हैं हम लोग, है ना, कि आपका जो क्लोराइड है ये ऑजाइट से बनता है, बायोटाइट से बनता है, और ये हॉर्नब्लेंड से भी बनता है, कब, वेदरिंग के बाद। फिर बात करते हैं आगे। आगे क्या दिया है, आपका माइका दिया है। माइका में दिया है कि अकर्स एज थिन शीट्स, यानी कि प्लेट्स में ये शीट्स में आपको दिखाई देंगे। मतलब माइका के बारे में भी फेल्सपर की तरह है ये, है ना। मतलब माइका जो है वो स्वयं एक अकेला मिनरल नहीं होता है, बल्कि एक रॉक फॉर्मिंग मिनरल का एक ग्रुप होता है माइका, इस चीज़ को भी ध्यान रखोगे। और इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, जैसे फेल्सपर में देखे थे, है ना। तो इसका क्या क्या टाइप होता है भाई, तो मस्कोवाइट होता है और बायोटाइट होता है, इस चीज़ को ध्यान रखोगे, है ना। मस्कोवाइट जो होता है ये वाइट कलर का होता है, वाइट माइका होता है, और बायोटाइट जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक माइका होता है। और इसमें ये ब्लैक किस लिए होता है, तो ये जो ब्लैक होता है ये इसमें आयरन की मौजूदगी होती है इसलिए। और यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या दिया था, अकर्स एज थिन शीट्स प्लेट्स, यानी कि पतले पतले जो हैं उसमें सीड्स के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पर क्या दिया है, हाँ, इसके बारे में एक चीज़ और आप ध्यान रख सकते हो माइका के बारे में, कि इसका जो परफेक्ट क्लीवेज वाला ये मिनरल होता है, क्लियर। उस मतलब बिल्कुल ही शीट्स में इसको अलग हम कर सकते हैं, इसलिए इसको परफेक्ट क्लीवेज वाला मिनरल भी कह देते हैं कई बार, पतली पतली शीट्स के रूप में मतलब इसमें मिलती है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि
यहाँ पर मेटालिक लस्टर दिया है, ये चीज़ छोड़ दिया था है ना, मेटालिक लस्टर, और हार्डनेस इसका 2 से 3 होता है, मतलब माइका की सतह पर जो है वो मेटालिक लस्टर देखा गया है। अच्छा, कई बुक में आपको ये वाला वर्ड दिखाई देगा, पर्ली, है ना, पर्ली लस्टर। पर्ली लस्टर कहने का मतलब क्या है कि पर्ल के जैसा दिखाई देगा, मोतियों की तरह चमकता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, इसलिए ये जो है वो चमकदार दिखाई देती है। अच्छा, दूसरी बात है कि इसका जो हार्डनेस है भाई 2 से 3 होता है मोस स्केल पे, इसलिए ये क्वार्ट्ज या फिर फेल्स पर जितनी कठोर नहीं होती है ना, इसको नाखून से हम आसानी से खरोच सकते हैं। क्लियर। अब चलिए यहाँ देखते हैं वाइट माइका के बारे में बात करें, मस्कोवाइट के बारे में, तो इसमें आयरन की मात्रा बहुत कम होती है, इसीलिए इसका रंग थोड़ा सा वाइट होता है, और सिल्वरी रंग भी कई बार कह सकते हैं इसको, और फिर कलरलेस भी कई बार आपके एग्जाम में दे देगा। तो मस्कोवाइट जो होता है सिल्वरी होता है, या फिर कह सकते हो वाइट होता है, कलरलेस होता है। बायोटाइट ब्लैक माइका होता है, मतलब इसमें क्या होता है कि जो आयरन अधिक होता है ना, इसके वजह से ये कई बार ब्लैक होता है, फिर डार्क ब्राउन भी कई बार आपको दिखाई देगा, और वेदरिंग के दौरान इसकी जो संरचना बदल जाती है और धीरे धीरे एक इसमें कन्वर्ट हो जाती है क्लोराइड में, ठीक है, वेदरिंग होने पर। अब बात करते हैं यहाँ पर आगे, यहाँ बायोटाइट की बात कह रहा हूँ मैं, ये माइका के बारे में नहीं, है ना। माइका तो एक ग्रुप ऑफ मिनरल्स होता है, ओरिजिनल आपका ये है मस्कोवाइट और बायोटाइट। फिर बात करते हैं ओलिविन के बारे में। यहाँ पर क्या दिया है ओलिविन के बारे में कि यहाँ दिया है ब्लैक, ओलिव ग्रीन और येलो, यानी कि ओलिविन का नाम जो है उसके सामान्य नाम से ही पड़ा है। किस नाम से? ओलिव नाम से। ओलिव का तेल सुने होंगे ना, जैतून का तेल, तो वही है, इसका कलर जो ग्रीन होता है इसीलिए ओलिव ग्रीन से इसका नाम पड़ा है, ठीक है, ओलिविन। फिर यहाँ पर क्या है कि खास करके ये आयरन और मैग्नीशियम की मात्रा जो है बदलने पर, है ना, अगर इसका आयरन और मैग्नीशियम की मात्रा बदल जाए तो कई बार येलो भी दिखाई देगा आपको, ओलिव ग्रीन से ये येलो भी दिखाई देगा, इस चीज़ को ध्यान रखोगे, या फिर लगभग ब्लैक भी हो सकता है। फिर है कि ये मुख्य रूप से आपका बेसाल्ट है और पेरिडोटाइट है, पेरिडोटाइट को भी ध्यान रखोगे, पेरिडोटाइट में भी आपका क्या मिलता है, पेरिडोटाइट में भी आपका ओलिविन दिखता है, ठीक है। तो पेरिडोटाइट हो गया चाहे बेसाल्ट हो गया, तो ये दोनों इग्नियस रॉक हैं, और ये दोनों इग्नियस रॉक्स में अक्सर क्या दिखाई देता है हमें, ओलिविन नाम का आपका मिनरल दिखाई देता है। फिर बात करते हैं यहाँ पर क्या दिया है, चेंजेस टू सर्पेंटाइन ऑन वेदरिंग। अभी हम क्या देखें, अभी देखें ऑजाइट, फिर देखें बायोटाइट, और ऑजाइट, बायोटाइट और हॉर्नब्लेंड, ये तीनों की वेदरिंग से हम क्या पाते हैं, ये तीनों की जब वेदरिंग होती है तो हम क्लोराइड पाते हैं ना, क्लोराइड। लेकिन यहाँ पर हम ओलिविन की बात करें, जब इसकी वेदरिंग होती है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये कन्वर्ट हो जाती है सर्पेंटाइन में। सर्पेंटाइन अलग तरीके का आपका एक मिनरल है, मतलब ओलिविन जो है वो पृथ्वी के भीतर हाई टेम्परेचर पर स्थिर रहता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखोगे, हाई टेम्परेचर पर स्थिर रहता है, लेकिन सरफेस पर आने के बाद क्या होता है कि जल्दी वेदर होने लगता है, और पानी और जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं इसके कारण क्या होता है, इसकी संरचना जो है वो बदल जाती है, और ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाती है, ओलिविन सर्पेंटाइन में, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान रखोगे। फिर यहाँ पर है प्लेजियोक्लेज। प्लेजियोक्लेज के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और इसी क्रम में आपका फिर से यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ पर प्लेजियोक्लेज के बारे में क्या कह रहा है ज़रा देखते हैं। यहाँ दिया है कि प्लेजियोक्लेज जो है अ सीरीज ऑफ फेल्सपर है, अल्बाइट टू एनोर्थाइट, ठीक है, अल्बाइट टू एनोर्थाइट। क्या मतलब है अ सीरीज ऑफ फेल्सपर का मतलब, तो प्लेजियोक्लेज जो है वो कोई एक मिनरल नहीं है, बल्कि फेल्सपर ग्रुप की पूरी सीरीज है। इसका जो है कई बार होता है कि यहाँ पर अल्बाइट होता है, ठीक, अल्बाइट मतलब सोडियम रिच होता है, ध्यान रखना, अल्बाइट जो है इसमें सोडियम काफ़ी ज़्यादा होता है, और एनोर्थाइट जो है ये कैल्शियम रिच होता है, ठीक। और इनके बीच कई सारे इंटरमीडिएट मेंबर्स भी होते हैं, मतलब छोटे छोटे मिनरल्स भी आते हैं, और इसी वजह से इसको क्या कह दिया जाता है, इसीलिए प्लेजियोक्लेज को सीरीज ऑफ फेल्सपर कह दिया जाता है। क्लियर। तो इस चीज़ को ध्यान रखोगे कि वो सिंगल कोई मिनरल नहीं है, ये सीरीज ऑफ फेल्सपर होता है, और इसमें मुख्य रूप से अल्बाइट और एनोर्थाइट होता है, मतलब स्टार्ट अगर करें अल्बाइट से और एंड करें एनोर्थाइट से तो एक सीरीज आपको बनता हुआ दिखाई देगा। फिर यहाँ पर क्या है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर है, किसका कैरेक्टरिस्टिक, प्लेजियोक्लेज का, ये क्या है भाई, तो इसमें मल्टीपल ट्यूनिंग होती है, मतलब प्लेजियोक्लेज की जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहचान है वो है मल्टीपल ट्यूनिंग का होना। इसका मतलब है कि इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बिल्कुल ही समानांतर, है ना, समानांतर पतली पतली जो स्ट्रिप्स हैं वो दिखाई देती हैं, मतलब धारियाँ दिखाई देती हैं इसमें, ठीक है, जो माइक्रोस्कोप में इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका है, और इसी को हम कह देते हैं मल्टीपल ट्यूनिंग। ट्यूनिंग का मतलब वो
पैरेलल जो स्ट्रिप्स दिखाई देते हैं, धारियाँ दिखाई देती हैं, उसको कहते हैं ट्विनिंग। फिर है सोर्स ऑब्लिक क्लीवेज। यहाँ पर क्या है? सोर्स ऑब्लिक क्लीवेज। अच्छा बताओ, अभी हम देख रहे हैं क्या? अभी देख रहे हैं प्लाजियोक्लेज, है ना। देखो ये है प्लेजियोक्लेज, और प्लेजियोक्लेज में हम क्या देख रहे हैं कि इसका जो है क्लीवेज होता है ऑब्लिक, लेकिन हम ऑर्थो में देखे थे तो वो देखे थे स्ट्रेट क्लीवेज होती है। चूँकि ऑर्थो जो है, ऑर्थोक्लेज में हम ऑर्थो जो वर्ड बना है वहाँ ऑर्थो का मतलब ही होता है स्ट्रेट। इस किस लिए इसका नाम पड़ा स्ट्रेट? क्योंकि इसका जो इसका क्रिस्टल जो होता है वो उसमें हमें दिखाई देगा कि स्ट्रेट क्लीवेज हैं। लेकिन प्लेजियो जो है, प्लेजियो का मतलब ही होता है तिरछा, है ना। तो इसलिए इसमें कहा गया कि ऑब्लिक क्लीवेज दिखाई देगा। मतलब है कि अगर वो उसको टूटना है तो तिरछे तिरछे इस तरीके से टूटता हुआ नजर आएगा। और ऑर्थोक्लेज में एकदम स्ट्रेट होगा, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है, पैरेलल होगा। तो यहाँ पर बात समझ गए कि प्लेजियोक्लेज और ऑर्थोक्लेज में क्या अंतर है। ऑर्थो का मतलब अगर आप पहले से जानते हो, जैसे आप लोग ऑर्थोपेडिक के पास पेडियाट्रिस्ट के पास जाते हो, तो ऑर्थोपेडियाट्रिस्ट क्या करता है? वो हड्डियों को सीधा करने का काम करता है ना, तो सीधा करता है, स्ट्रेट करता है, इसलिए उसका नाम ऑर्थो पड़ा है ना। तो इसी तरीके से अगर ऑर्थोक्लेज याद है कि उसमें स्ट्रेट क्लीवेज होता है, तो बेसिक बात है प्लेजियो का आप ध्यान रख लोगे कि इसमें ऑब्लिक क्लीवेज होता है। क्लियर? अब बात करते हैं आगे, जरा देखते हैं। यहाँ पर है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज के बारे में बात करें तो यहाँ पर बोला है क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका। क्वार्ट्ज जो है वो क्या होता है? सिलिका यानी SiO2 का क्रिस्टलाइन रूप है। इसके जो एटम्स होते हैं ना वो बहुत ही मजबूत 3 डायमेंशनल जो है वो नेटवर्क बनाते हैं, और इसीलिए क्वार्ट्ज जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और स्थिर मिनरल माना जाता है, बिल्कुल स्टेबल मिनरल माना जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, इसके 3D जो नेटवर्क जो बनाता है उसके वजह से। फिर यहाँ पर बोला है कि यूजुअली ये कलरलेस होता है। ठीक है भाई, शुद्ध क्वार्ट्ज जो होगा वो सामान्यतः कलरलेस ही होता है, और आयरन है, मैग्नीशियम है, या फिर कोई और भी इसमें इम्प्योरिटीज़ है, उसको मिल जाने के कारण कई बार पिंक हो जाता है, पर्पल हो जाता है, ब्राउन हो जाता है ना, स्मोकी भी कई बार आपको दिखाई देगा। लेकिन इन जनरल शुद्ध सिलिका की बात करें तो वो क्रिस्टलाइन मतलब वाइट होती है। ठीक है, फिर बात करें यहाँ पर हार्डनेस की बात करें तो इसका मोस स्केल पर 7 इसका हार्डनेस है। क्लियर है यहाँ तक? तो और इसीलिए क्या होता है, ये सबसे हार्ड कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल माना जाता है। ठीक है, और इसीलिए ये क्या होता है, आसानी से जल्दी घिसता नहीं, या फिर खरोंच माइका जैसा नहीं लगा सकते इस पर। फिर है वेदर रेसिस्टेंट एंड रेसिस्टेंट टू एसिड्स। यहाँ पर ये बोल रहा है कि क्वार्ट्ज की जो केमिकल बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, और इसीलिए वेदरिंग और अधिकांश जो एसिड है इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर इसको हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के संपर्क में लाया जाए तो क्या सिलिका क्या होता है, सिलिका के साथ इसका रिएक्शन होता है और क्वार्ट्ज जो है वो धीरे धीरे घुलने लगता है। ठीक है, तो ना ही इसको पानी कुछ कर सकता है, ना ही वेदर कुछ कर सकता है, ना ही एसिड इन जनरल। लेकिन एक टर्म ऐसा है कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के संपर्क में इसको लाने से क्या होता है, ये धीरे धीरे घुलने लग जाता है। मतलब एग्जाम में आपका पूछ भी सकता है कि बताओ एसिड से नहीं घुलता क्वार्ट्ज, ठीक है भाई, लेकिन एक एसिड में घुल जाता है, उसमें HCl दिया रहेगा, है ना, H2SO4 दिया रहेगा, और पूछ लेगा आपसे, और एक हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी दिया रहेगा HF। तो इसमें पूछेगा बताओ किस में ये घुल सकता है, तो आप याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में ही ये सिर्फ घुलेगा। ठीक, फिर बोला है क्या कि कॉमन सैंड इज़ मेनली क्वार्ट्ज। भैया सैंड जो आपको दिखाई देता है ना, वो ऑब्वियस सी बात है कि क्या है, वही, उसी को हम कह देते हैं कि वही क्वार्ट्ज है, क्योंकि वही सिलिका का फॉर्म है। क्लियर है? तो अधिकांश जो आपके जो मिनरल्स जो होते हैं वेदरिंग के दौरान टूट जाते हैं, लेकिन जो क्वार्ट्ज होता है वो लंबे समय तक बचा रहता है। इसलिए हम लोग कई बार देखते हैं नदियों के तट पर, समुद्र के तट पर, या फिर रेगिस्तान में कॉमन सैंड ही मुख्य रूप से मिलता है, और वो क्वार्ट्ज के ही कण होते हैं। ठीक है, तो क्वार्ट्ज यहाँ आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सर्पेंटाइन के ऊपर। अब आप मुझे बताओ सर्पेंटाइन किससे बनता है वेदरिंग होकर के? अभी बताया था ना आपको कि सर्पेंटाइन किससे बनता है। देखते हैं, फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ, है ना। मतलब ओलिविन जो देखे थे उसी का ये क्या होता है, जो कन्वर्ट हो जाता है सर्पेंटाइन में। यहाँ पर क्या बोला है, रिजेम्बल्स क्लोराइड। अब ये ध्यान दो, ये किसके जैसा दिखाई देता है, सर्पेंटाइन की तरह। और हम लोग ऑजाइट के बारे में पढ़े थे तो क्या देखे थे कि ऑजाइट जो रिजेंबल करता है वो किसके जैसा, हॉर्नब्लेंड की तरह, है ना। लेकिन सर्पेंटाइन है वो रिजेंबल करता है क्लोराइड की तरह। ऑजाइट किस में कन्वर्ट होता है,
क्लोराइड में वेदरिंग के बाद, है ना। तो ये सारी बातें हम बता चुके हैं। यहाँ पर सर्पेंटाइन रिजेबल्स क्लोराइड, क्या मतलब है भाई? तो सर्पेंटाइन दिखने में क्लोराइड के जैसा दिखता है, लेकिन क्योंकि क्यों दिखाई देता है? क्योंकि दोनों ग्रीन मिनरल्स हैं, ये भी ध्यान रखोगे, ठीक है। ग्रीन मिनरल्स है इसलिए दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं और थोड़ा सा पहचानने में हम भ्रमित भी हो जाते हैं। फिर बोल रहा है कि पेल ग्रीन होता है, फिर येलो होता है, मतलब सर्पेंटाइन का रंग जो होता है इन जनरल पेल ग्रीन होगा या फिर येलो ग्रीन होगा, है ना। और ये मैग्नीशियम और आयरन की वजह से ही होता है। फिर है मैसिव अपीयरेंस, क्या मतलब है कि सर्पेंटाइन मैसिव अपीयरेंस होता है? तो सर्पेंटाइन में सामान्य रूप से क्या होता है, बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल दिखाई देते हैं, मतलब स्पष्ट स्पष्ट इसका क्रिस्टल एकदम बाहर से दिखाई देगा, है ना। और इसी वजह से क्या होता है कि ये बिल्कुल ही सॉलिड मास में आपको दिखाई देगा, मतलब मिलेगा, ठीक। इसलिए इसे हम मासिव अपीयरेंस कह देते हैं, मासिव अपीयरेंस वाला मिनरल इसको कहा जाता है और यही इसकी मुख्य पहचान भी है। क्लियर है। फिर बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था, इस चीज़ को ध्यान रखना आपको बिल्कुल है। मोस्ट अबेंडेंट मिनरल जो है ये फेल्सपर होता है। हार्डेस्ट कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल जो है वो क्वार्ट्ज होता है। फिर मिनरल इन थिन शीट्स जो है वो माइका होता है। और ओलिव ग्रीन मिनरल जो है ओलिविन होता है और ये चेंज हो जाता है सर्पेंटाइन में, ठीक है, वेदरिंग के बाद। फिर यहाँ पर बात करते हैं वेदरिंग प्रोडक्ट, मतलब कौन किससे कन्वर्ट होता है। तो ऑक्साइड और आपका हॉर्नब्लेंड और बायोटाइट कन्वर्ट हो जाता है क्लोराइड में, और ओलिविन जो है ये कन्वर्ट हो जाता है सर्पेंटाइन में वेदरिंग के बाद। तो इस चीज़ को, इतने सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखोगे। सबसे महत्वपूर्ण जो हम तुलना कर सकते हैं इस तरीके से, मस्कोवाइट जो है ये वाइट माइका है, बायोटाइट है ब्लैक माइका आयरन रिच होने की वजह से, ऑर्थोक्लेज में स्ट्रेट क्लीवेज होता है, प्लेजियोक्लेज में ऑब्लिक क्लीवेज होता है और मल्टीपल ट्यूनिंग होती है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लेजियोक्लेज में ही मल्टीपल ट्यूनिंग होती है, धारियाँ दिखाई देती हैं इसमें, ठीक है। फिर एक क्वार्ट्ज जो है इसका हार्डनेस 7 होता है और कॉमन सैंड को ही हम इनडायरेक्टली क्वार्ट्ज कह देते हैं। वेदरिंग रेसिस्टेंट ये होता है, वेदरिंग पर कोई इसका मतलब किसी वेदर पर इसका फ़र्क नहीं पड़ता है, ना वायु से, ना पानी से, ना कोई एसिड से, लेकिन एक एसिड में ये घुल सकता है, वो है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो ये सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखोगे। फिर बात करते हैं यहाँ पर क्या, सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। अभी देखे थे इग्नियस फॉर्मिंग मिनरल्स, अभी देखेंगे सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। यहाँ पर है कैल्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका शुद्ध फार्मूला है। यहाँ दी है चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ मेनी सेडिमेंट्री रॉक्स, रेयर इन इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक में कैल्शियम कार्बोनेट नहीं मिलते, रेयरली मिलते हैं, लेकिन आपके जितने सारे सेडिमेंट्री रॉक होते हैं मैक्सिमम में से आपको दिखाई देंगे क्या, ये कैल्साइट, ठीक है। तो यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट है। फिर बोला इसका केमिकल फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यूजुअली कलरलेस होता है और इम्प्योरिटीज़ में मेक इट येलो ब्राउन और रेड। इस चीज़ को ध्यान रखोगे, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है कि शुद्ध कैल्साइट जो है वो कलरलेस होता है या फिर वाइट होता है, लेकिन यदि इसमें आयरन है चाहे दूसरे इम्प्योरिटीज़ मिले हैं तो इसका कलर जो है येलो हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, रेड भी हो सकता है। फिर बोला है कि हार्डनेस स्केल पर इसका हार्डनेस कितना है, 3 है और डेंसिटी 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इस चीज़ को ध्यान रखोगे। फिर यहाँ पर है ये जो है ना हार्डनेस देखो क्वार्ट्ज की तुलना में काफ़ी कम है ना, इसलिए ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब आसानी से काट भी सकते हैं। जैसे क्वार्ट्ज को हम नहीं काट सकते क्योंकि उसका हार्डनेस स्केल पे कितना वैल्यू है, 7। चलिए अब आगे ज़रा देखते हैं, ये दोनों वैल्यू याद रख लेना, ठीक है। 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और हार्डनेस इसका है 3। फिर आगे क्या बोला है कि पुअरली सोल्यूबल इन वाटर। पुअरली सोल्यूबल इन वाटर बोल रहा है, इसका मतलब है कि सामान्यतः ये पानी में कैल्साइट जो है वो कम घुलती है, लेकिन बट रिएक्ट्स विगोरसली विथ एसिड्स। अब बोल रहा है कि एसिड डालते ही तुरंत ही रिएक्शन करती है और यहाँ पर क्या बोल रहा है, रिलीजिंग CO2 और CO2 गैस निकलती है। और इसी रिएक्शन का उपयोग जियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, लाइमस्टोन को पहचानने के लिए करते हैं कि उस पर एसिड डाल देते हैं और देखते हैं कि CO2 निकल रहा है कि नहीं। अगर CO2 निकल रहा है इसका मतलब क्या है कि ये इसमें कैल्साइट पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ बोला है डिजॉल्व्स इन CO2 रिच वाटर बाय फॉर्मिंग कैल्शियम बाइकार्बोनेट। यहाँ बोल रहा है कि यदि पानी में CO2 घुली है, मतलब हम यहाँ पर क्या बोला है कि पुअरली सोल्यूबल इन वाटर, मतलब ये तो वाटर में बहुत कम ही घुल पाती है, लेकिन अगर उस पानी में CO2 रिच हो, मतलब CO2 की मात्रा ऑलरेडी है, ठीक, तो क्या होता है कि कैल्साइट जो है, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट में क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखोगे। क्लियर है। तो फिर क्या होता है कि अगर CO2 है उसमें तो ये पानी में मतलब आसानी से घुल सकता है,
ठीक है। और यही यही जो प्रक्रिया है वो क्या होता है, जैसे इसी वजह से मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि यही वजह से CO2 रिच वाटर होने की वजह से जब ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है तो इसी वजह से हमें कई बार लाइमस्टोन के केव्स दिखाई देते हैं, मतलब गुफाएँ दिखाई देती हैं, सिंक होल्स दिखाई देते हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े रीजन में आप जाओगे तो सिंक होल्स भी दिखाई देंगे, इसी वजह से लाइमस्टोन के सिंक होल्स दिखाई देंगे। किस लिए? क्योंकि वहाँ जो है पानी में CO2 रिच है और वो धीरे धीरे बनाते रहता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है। फिर कास्ट टोपोग्राफी का नाम सुने होगा आप लोग, है ना, कास्ट टोपोग्राफी। अब मैं ये सारी बातें कहाँ से बता रहा हूँ भाई, ये सारी बातें मैं जियोलॉजी से बता रहा हूँ, क्योंकि सारे सिविल इंजीनियरिंग जो होते हैं वो जियोलॉजी पढ़े ही होते हैं। हमारे सिलेबस में तो बहुत ज़्यादा दे रखा था, मतलब एक बुक ही पढ़ना था हमें एक सेमेस्टर में। ठीक है, टोपोग्राफी। तो कास्ट टोपोग्राफी की बात करें, सिंक होल्स की बात करें, या फिर आपका केव्स की बात करें कि ये सारे स्ट्रक्चर जो हमें लाइमस्टोन्स पे दिखाई देते हैं वो किसके वजह से, तो वहाँ के पानी जो है वो CO2 रिच होने की वजह से। ठीक, अब बात करते हैं अगला। यहाँ पर अगला दिया है मैग्नेसाइट, मतलब कैल्साइट की तरह ही है मैग्नेसाइट, लेकिन वहाँ पर कैल्शियम की जगह पर यहाँ क्या है, मैग्नीशियम है। बोला है क्या कि इसका केमिकल फार्मूला मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, कंपैरेटिवली रेयर इन नेचर होता है, मतलब मैग्नेसाइट प्रकृति में कैल्साइट या फिर डोलोमाइट जितनी सामान्य नहीं है ना, इसलिए इसे कंपैरेटिवली हम क्या कह रहे हैं, रेयर इन नेचर कह रहे हैं। फिर यहाँ पर हार्डर एंड लेस सोल्यूबल देन कैल्साइट, यहाँ पर बोला है कि मैग्नीशियम की जो क्या होता है कि मैग्नीशियम की वजह से ही ये मैग्नेसाइट जो है ये क्या होता है कि इसकी बॉन्डिंग जो है वो अधिक मजबूत होती है। ठीक है, इसीलिए कैल्साइट से अधिक हार्ड होती है और पानी में कम घुलती है। क्लियर। फिर बातें करते हैं यहाँ पर डोलोमाइट की। अब हम कैल्साइट देखें मैग्नेसाइट देखें, दोनों को कंबाइंड कर देंगे तो वो डोलोमाइट बन जाएगा। मतलब किसका किसका कार्बोनेट है, कैल्शियम का भी कार्बोनेट है और मैग्नीशियम का भी कार्बोनेट है, इसलिए यहाँ पर 2 आ गया है। देख रहे हो फार्मूला में 2 बार कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का कॉम्बिनेशन है जिसको हम डोलोमाइट कह देते हैं। डोलोमाइट को ध्यान रखने का एक सिंपल तरीका है, डबल कार्बोनेट, डी से डोलोमाइट, डी से डबल कार्बोनेट, है ना, तो डबल कार्बोनेट जिसका होगा मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम का, उसको ही डोलोमाइट कह देते हैं। फिर यहाँ पर क्या दिया, केमिकल फार्मूला है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट को मिला देते हैं तो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी डोलोमाइट बन जाता है। फिर बोला अवेलेबल इन वेरियस शेड्स इसका मतलब है कि डोलोमाइट का जो रंग है वो इम्प्योरिटीज़ के अनुसार बदल सकती है ना, और इसीलिए ये जो है कभी वाइट दिखाई देती है, ग्रे दिखाई देती है, पिंक दिखाई देती है ना, ब्राउन भी दिखाई देती है। तो किसके वजह से, इम्प्योरिटीज़ के वजह से, अलग अलग इम्प्योरिटीज़ के वजह से ये अलग अलग कलर में दिखाई देगी। फिर यहाँ पर दिया है ब्रिटल क्रिस्टल्स है। ब्रिटल का मतलब अगर हम इसको ज़मीन पे गिरा दें तो टूट जाएगा भर भरा करके, है ना, लेकिन ध्यान रखना डोलोमाइट जो है ना वो हार्ड को लोड को सॉरी यहाँ पर क्या है कि काफ़ी ज़्यादा लोड को ये सह सकता है। कौन सह सकता है भाई, काफ़ी ज़्यादा लोड को डोलोमाइट सह सकता है, लेकिन ये नेचर में इसका क्रिस्टल जो होता है वो ब्रिटल होता है। ब्रिटल कहने का मतलब टूट जाएगा भर भरा के अगर उसको हम तोड़ दें तो, लेकिन लोड सहने की क्षमता ये रखता है। क्लियर। फिर आगे क्या बोल रहा है, स्ट्रोंगर एंड हेवियर देन कैल्साइट, कैल्साइट से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है, काफ़ी ज़्यादा ये क्या होता है, हेवी भी होता है। इनसोल्यूबल इन ऑर्डिनरी वाटर, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि डोलोमाइट जो सामान्य रूप से पानी में लगभग ना ही घुलता है, मतलब घुलता ही नहीं है, और इसलिए ये जो है कैल्साइट की तुलना में वेदरिंग का बेहतर प्रतिरोध कर सकता है। ठीक है। फिर यहाँ पर दिया है ग्लूकोनाइट। ग्लूकोनाइट के बारे में ज़रा देखते हैं क्या बोला है, नो डेफिनेट क्रिस्टल फॉर्म, यानी कि ग्लूकोनाइट में सामान्यतः स्पष्ट क्रिस्टल्स विकसित ही नहीं होते, मतलब हम उसको देख ही नहीं पाएंगे उसके क्रिस्टल्स को। ठीक है, इसलिए इसका कोई निश्चित जो है शेप नहीं होता इसका क्रिस्टल का। फिर दिया है कलर वेरीज फ्रॉम येलो टू ग्रीन, इसका जो रंग है वो सामान्य तौर से येलो ग्रीन से लेकर के ग्रीन तक ये होता है। ग्रीन कलर किसके वजह से होता है, केवल मैग्नीशियम और आयरन की वजह से। फिर यहाँ पर दिया प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर एंड एसिड्स, ग्लूकोनाइट जो होता है वो पानी और एसिड दोनों में बिल्कुल ही नहीं घुलता, और इसलिए काफ़ी स्टेबल मिनरल भी माना जाता है ग्लूकोनाइट को। ठीक है, इसका ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, नो डेफिनेट क्रिस्टल फॉर्म। फिर आगे दिया है लिमोनाइट। लिमोनाइट जो है ये क्या है भाई, तो यहाँ दिया है कि अर्थी अपीयरेंस, अर्थी का मतलब अर्थ वाला यानी कि मिट्टी वाला, है ना, तो लिमोनाइट की जो सतह होती है वो चमकीली बिल्कुल नहीं होती है, मिट्टी की तरह अर्थ की जैसा दिखाई देती है ना, इसलिए इसे अर्थी अपीयरेंस वाला मिनरल भी कहा जाता है। फिर दिया कलर वेरीज फ्रॉम येलो टू रेडिश ब्राउन, ये तो ठीक है।
अब ये सबसे पहली बात ये इसलिए भी होता है क्योंकि आयरन ऑक्साइड इसमें उपस्थित होता है, ठीक है, इसी की वजह से येलो ब्राउन या फिर रेडिश ब्राउन होता है। और ब्राउन कलर जहाँ भी आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा रेडिश में भी दिखाई देगा, तो आप समझ जाते हो कि उसमें आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति होती है। बहुत ज़्यादा आयरन हो तो वो ब्लैक भी दिखाई दे सकती है, ठीक है, इसीलिए इसका कलर क्या होता है, आयरन की वजह से ही रस्ट के जैसा दिखाई देगा। अब भाई लिमोनाइट जो नहीं जानते हो मैं बता देता हूँ कि लिमोनाइट आयरन का ही एक फॉर्म होता है, ठीक है, आयरन का ही एक फॉर्म होता है, Fe का ही एक फॉर्म होता है। फिर आगे बात करते हैं, यहाँ पर दिया इनसॉल्युबल इन वाटर बट डिजॉल्व्स इन एसिड। पूरा लिमोनाइट जो है वो पानी में नहीं घुलता है, इसी को ध्यान। अच्छा, लोहा घुलता है क्या पानी में? बिल्कुल नहीं, तो लिमोनाइट भी क्यों घुलेगा, क्योंकि लोहा का ही फॉर्म है। लेकिन बोला कि एसिड में ये घुल जाएगा, तो इसको याद रखने का बेहतर तरीका क्या है, लिमोनाइट में लेमन है, लेमन का रस में क्या होता है, एसिड होता है, तो याद रखना एसिड से ही घुल सकता है, बाकी वाटर से नहीं घुलेगा क्योंकि लोहा है। फिर बात करते हैं आगे, यहाँ पर दिया है जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला होता है कि जो H2O का मॉलिक्यूल होता है वो 2 होता है और कैल्शियम सल्फेट होता है ये, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या दिया है, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। ये कैल्शियम सल्फेट ही है लेकिन हाइड्रेटेड है। हाइड्रेटेड कहने का मतलब हाइड्रेट है, मतलब पानी है की उपस्थिति है इसमें। फिर केमिकल फार्मूला यही है। फिर दिया प्योर जिप्सम इज़ वाइट। इस चीज़ को एकदम आपको ध्यान में बिठा लेना है। जानते भी होंगे कि जिप्सम से जैसे हम लोग किसी का हाथ पैर टूट जाता है तो बैंडेज करते हैं, तो वो इससे बना होता है, वो पीओपी से बना होता है ना, पेरिस ऑफ प्लास्टर जिसको बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये जिप्सम से ही बना होता है। तो बोला प्योर जिप्सम इज़ वाइट, ठीक। तो शुद्ध जिप्सम जो होता है वो वाइट होता है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इम्प्योरिटीज़ मेक इट ग्रे। अगर इम्प्योरिटीज़ उसमें मिला है तो उसका कलर ग्रे भी हो सकता है, रेडिश भी हो सकता है, येलो और ब्लैक भी हो सकता है। क्लियर है। फिर आगे ज़रा देखते हैं, अगला बोल रहा है कि हार्डनेस इसका 2 होता है, मतलब काफ़ी कम होता है, हार्डनेस 2 होता है, डेंसिटी इसका 2.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और इसी वजह से हम इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से नाखून से भी इसमें खरोच लगा सकते हैं आसानी से। फिर एक क्रिस्टलाइन मिनरल है ये। क्रिस्टलाइन मिनरल कहने का मतलब है कि जिप्सम के क्रिस्टल जो होते हैं स्पष्ट रूप से विकसित होते हैं, इसलिए इसे क्रिस्टलाइन मिनरल भी कहा जाता है। वेरी लो सोल्युबिलिटी इन वाटर। जिप्सम जो है वो पानी में केवल कुछ ही मात्रा में घुलती है, इसलिए इसे स्लाइटली सोल्यूबल क्या कहते हैं, इन वाटर, ठीक है। फिर अगला है एनहाइड्रेट। अब देखो जिप्सम जो है वो हाइड्रेट है ना, हाइड्रेट है, इसका हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट है, मतलब उसमें पानी है का 2 अंश है, मतलब 2 मॉलिक्यूल है उसमें। लेकिन एनहाइड्रेट का मतलब, एन का मतलब विदाउट हाइड्रेट है ना, मतलब इसमें पानी है ही नहीं। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पर कि एनहाइड्रस वैरायटी ऑफ जिप्सम है ये, मतलब बिना वाटर वाला जिप्सम है ये। तो एनहाइड्रेट को हम क्या बोल देते हैं कई बार कि विदाउट वाटर वाला जिप्सम है। फिर इसका केमिकल फार्मूला सिर्फ कैल्शियम सल्फेट होता है क्योंकि पानी है ही नहीं। फिर यहाँ कलर वेरीज फ्रॉम रेडिश वाइट टू ग्रे। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इसका जो कलर है वो वेरी करता है रेडिश वाइट से ग्रे तक, और जो कि इसमें इम्प्योरिटीज़ पर निर्भर करती है खास करके, ठीक है। इसका हार्डनेस जो है वो थोड़े से जिप्सम से ज़्यादा है, मतलब 3 से 3.5 है। और उसका कितना था जिप्सम का, 2। डेंसिटी इसका है 2.8 से लेकर के 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका मतलब है कि वाटर नहीं होने के कारण एनहाइड्रेट की जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है ना, और इसीलिए ये जिप्सम से अधिक हार्ड भी होती है और इसीलिए ये डेंस भी होती है, ठीक है। किसके वजह से, इसमें पानी के मात्रा नहीं होने के वजह से। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऑन प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट विथ वाटर, मतलब कि यदि लंबे समय तक ये पानी के संपर्क में रहे तो इट कन्वर्ट्स इनटू जिप्सम विथ स्लाइट एक्सपेंशन, तो ये वाटर एब्जॉर्ब करके जिप्सम बन जाती है, ठीक है। और वाटर जुड़ने के कारण इसका वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा क्या होता है, एक्सपैंड कर जाता है, यानी कि वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाता है। और यही कारण है कि इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में एनहाइड्रेट वाले जो रॉक्स होते हैं, एनहाइड्रेट तो आपका मिनरल है, तो एनहाइड्रेट वाले जो आपके रॉक्स होते हैं उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पानी मिलने पर उसका एक्सपेंशन जो है वो बढ़ जाएगा और वहाँ पर फिर क्रैक्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें स्पष्ट हैं और आप बिल्कुल ही समझ गए सारे तरह के मिनरल्स के बारे में। फिर यहाँ पर आपको रिमेंबर क्या रखना है भाई, समझ लो। यहाँ पर दिया है कैल्साइट, शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, कैल्साइट जो है चीफ मिनरल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स है, रिएक्ट्स विथ एसिड, ठीक। फिर है मैग्नेसाइट, हार्डर देन कैल्साइट। फिर डोलोमाइट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट का। फिर है स्ट्रॉन्गर एंड हेवियर देन कैल्साइट, इससे ही तुलना किया है दोनों को, है ना, मैग्नेसाइट को, डोलोमाइट को। फिर दिया है ग्लूकोनाइट, ग्रीन मिनरल है, जी से ग्लूकोनाइट, जी से ग्रीन मिनरल, नो डेफिनेट क्रिस्टल फॉर्म होता है, इस चीज़ को ध्यान रखोगे। लिमोनाइट जो है येलो टू रेडिश ब्राउन होता है, अर्थी अपीयरेंस होता है, ये पानी में बिल्कुल नहीं घुलता लेकिन एसिड में घुल सकता है।
फिर यह है जिप्सम के बारे में, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट है, ऑब्वियस सी बात है, दिख भी रहा हाइड्रेटेड है क्योंकि पानी है। एनहाइड्रेट है मतलब बिना पानी वाला, क्या है ये, बिना पानी वाला है ये जिप्सम है ना। फिर है वाटर फ्री जिप्सम है। फिर यह वाटर प्लस एनहाइड्रेट, मतलब पानी के संपर्क में एनहाइड्रेट को ले आएंगे तो ये वापस जिप्सम बन सकता है। फिर गोल्डन कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या दिया है ज़रा देख लेते हैं। यहाँ दिया है कैल्साइट जो है ये, जब कैल्साइट पर हम एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो कौन सा गैस इवॉल्व होता है, CO2, ठीक है। फिर है जिप्सम जो है हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट है, एनहाइड्रेट जिप्सम जो है विदाउट वाटर है, एनहाइड्रेट और वाटर को मिला देंगे तो जिप्सम हो जाएगा, एक्सपेंड करेगा, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। फिर डोलोमाइट जो कैल्शियम मैग्नीशियम का कार्बोनेट है। तो इस तरीके से आपका रिवीजन भी सारे का हो गया। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे टेक्सचर को। तब तक आप लोग क्या करोगे, इस वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके जरूर बताओगे कि आपको मेरे से पढ़ना अच्छा लग रहा है या फिर नहीं। तो चलिए आज भी बहुत कुछ सीखे, तो आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।